पार्टिसिपेंट इलेक्ट्रिकल ड्राइंग इंजीनियरिंग मटेरियल लेक्चर नंबर 24 है आज आपका। आज के लेक्चर में आपको सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में थोड़ा आगे बताया जाएगा। उसके साथ ही आपको ग्राउंड ओरिएंटेड शीट के बारे में बताया जाएगा और साथ ही आपको बताया जाएगा क्या हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, तो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। पिछली चीज़ को थोड़ा देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ तक हमने पढ़ लिया था। सारे टॉपिक को कवर अप करते हुए कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं। चलते हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह ये सब तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। पिछले टॉपिक को कवर लेते हुए चलते हैं। डायमीटर पैरामीटर सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ये सब कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें आप टूरिस लॉ मैंने बताया था आपको कल। एक बार आप चाहेंगे तो और मैं कंफर्म कर दूँगी, इसको आपको पूरा बता दूँगी, मतलब बता दिया मैंने। तो अब आपको हम आगे ले चलते हैं किस पे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के टाइप के अंदर ही क्या क्या आते हैं ये कवर करते हुए चलते हैं यहीं से। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर दो टाइप आपके आ जाएंगे, जैसे कि एक होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस तरह काम करता है, जो आसानी से क्या हो जाए, मैग्नेटाइज हो जाए और अनमैग्नेटाइज्ड हो जाए। उसके अंदर दो टाइप आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे आपके दो टाइप, एक आपका आ जाएगा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और सेकेंड आ जाएगा आपका हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर क्या आ जाएंगे, दो टाइप इसके अंदर भी आ जाएंगे। एक टाइप आपका आ जाएगा क्या, टाइप ही आएंगे, अलग टाइप ही आएंगे। एक सॉफ्ट मैटेरियल मटेरियल को बनाने के कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। और सॉफ्ट मैटेरियल मटेरियल बताने के बाद मैंने एक चीज़ आपको और बताई थी जो बता दे रही हूँ कि कुछ ऐसे मटेरियल जिसको हम एज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि उसमें एक आपका नाम मैंने बता दिया था, सिलिकॉन आयरन एलॉय का। ठीक है, इसके साथ ही आपको एक चीज़ और मैंने बता दी थी, निकल आयरन एलॉय, सिलिकॉन आयरन एलॉय, इसे सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल आपको याद होगा कि क्या चीज़ होती है, कैसे वर्क करती है। ऐसे मटेरियल मैग्नेटिक मैग्नेट से ही बने हुए ऐसे मटेरियल, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखने वाले ऐसे मटेरियल जो अपने आप को आसानी से क्या कर लें, मैग्नेटाइज कर लें और डीमैग्नेटाइज कर लें। ठीक है, डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज दोनों कर लें, वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं आसानी से। अच्छा, इसके अलावा कुछ मटेरियल जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कंटेन करते हैं, वो क्या सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की तरह काम कर पाएंगे। तो उसके लिए जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने थी, जैसे कि हम सबसे पहले किसी भी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए हायरार्किकल लॉस देखते हैं। वो हायरार्किकल लॉस के बारे में मैंने फर्स्ट 5th या 6th लेक्चर में आपको बता दिया है। हायरार्किकल लॉस क्या होता है, हम चेक करते हैं उसमें। उसी लॉस की स्टडी जब हम करते हैं, उसी लॉस के बेसिस पे, उसकी स्टडी के बेसिस पे हमें 3-4 चीज़ें मिलती हैं। जैसे कोरेसिव फोर्स, होता है, मिलता है हमको, परमेबिलिटी पता चलती है वहाँ पे हमको, सेचुरेशन स्टेट पता चलती है वहाँ पे हमको, और हायरार्किकल लॉस कर्व जो होता है हायरार्किकल लॉस का, उसी कर्व के दौरान ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। इन 4-5 जो मैंने टर्म्स बोले हैं आपको, जैसे मैं यहाँ पे दिखा भी आपको एक बार दे रही हूँ, ये किन टर्म्स की बात हो रही है। एक सेकेंड आप रुकिए, ये सब मैं आपको बस रिपीट करा रही हूँ। ठीक है, रिपीट करा रही हूँ, इसकी वजह से आपको बस दिखा दे रही हूँ जिन टर्म को मैंने बोला है उसके बारे में। एक सेकेंड, ठीक है, हाँ ये रहा सारे टर्म्स, परमिबिलिटी, कोरेसिव फोर्स, हायरार्किकल लॉस, ठीक है, और सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन स्टेट। ये जो आपके 1 2 3 4 जो नाम मैंने आपको लिए, इन चारों नाम को पूर्ण डिटेल के साथ मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसमें एक्सप्लेन नहीं करती हैं आपको, यहाँ पे सारी चीज़ें बता देती हूँ। किसी भी मटेरियल के अंदर ये पांचों प्रॉपर्टीज़ देखी जाती हैं, और अगर वो मटेरियल इस पांचों प्रॉपर्टी को फॉलो कर जाता है तो वो मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल की तरह वर्क करने लगता है। और मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर वर्क करने के दौरान वो मटेरियल अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी ही रखे तो वो उस मैग्नेटिक मटेरियल के फेरोमैग्नेटिक टाइप्स में आएगा। और उस टाइप के अंदर अगर वो ऐसी प्रॉपर्टी भी ही मटेरियल रखता है जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स की होती हैं, तो वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के अंडर आएगा। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है पीछे वाले वीडियो में, तो आप एक बार चाहे तो देख लीजिएगा। ठीक है,
तो ये चीज़ें जब आपकी क्या हो गई, एक्सप्लेन जो पूरा चीज़ हुई उसी के अंदर। अब उसी चीज़, तो मैंने आपको क्या बताया, हाँ, तो ऐसे जो मटेरियल्स होंगे जो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेंगे, वो सारे क्या, उस सारे मटेरियल्स को हम किसमें, सॉल्व मटेरियल्स में लाएंगे। तो उन डिफरेंट मटेरियल जो ऑलरेडी जो मैग्नेटिक मटेरियल्स नहीं है ना, उनको हम स्टडी करने के दौरान देखते हैं कि अगर प्रॉपर्टीज़ हमारी मिलती हैं, या हम उन मटेरियल में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ को किसी दूसरे मटेरियल को मिलाने से हम ला सकते हैं, टेंडेंसी बना सकते हैं उनको लाने की। तो हम उस तरह से हम डेवलप कर लेते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स को। इसका पहला नाम, पहली चीज़ मैंने आपको आयरन कोर बताई हुई है, प्योर आयरन की। प्योर आयरन में हम क्या कहते हैं, कार्बन कंटेनिंग प्योर आयरन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब प्योर आयरन में हम देखते हैं कार्बन की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा मिलती है हमको थोड़ी। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम उसको चेक करने के दौरान हम जब उस पर हाई मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, जिससे मैग्नेटिक प्लस डेवलप होती है। मैग्नेटिक प्लस डेवलप जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हमको करंट मिलेगी, क्योंकि करंट मिलेगी ना, एक लूप के अराउंड सराउंड चीज़ें काम करती हैं करंट में। जब हमको करंट ज़्यादा मिलेगी तो हमको हीट मिलेगी, ज़्यादा हीट हमको मिलेगी तो टेम्परेचर हमको ज़्यादा मिलने लगेगा। और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो किसी ऐसी कंडीशन पे जहाँ पे जो आपकी हैशटेस पीएच करके प्रॉपर्टीज़ हैं वो जब चेक की जाती हैं ऐसा करने के दौरान, और सारी जो हमारे टर्म्स कंडीशन है वो सारी फॉलो होते हैं एक मैग्नेटिक मटेरियल के, तो वो प्योर आयरन, जिसमें हम कार्बन की मात्रा अधिक है, उसमें हम हाई हीट जब हम उसको दे देते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, करंट लॉस हमें मिलता है, एडी करंट लॉस मिलता है हमको। ठीक है, और उसके साथ ही आपको हाई फ्लक्स डेंसिटी मिल जाती है। हाई फ्लक्स डेंसिटी अगर आपको मिलेगी तो आपको ये बात पता है कि करंट अगर आपको मिले तो वहाँ पर रेजिस्टिविटी आपको कैसे मिलेगी, रेजिस्टिविटी हमको रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए और करंट हमारी हाई होनी चाहिए। तो हमको लो रेजिस्टिविटी वहाँ पे मिलने लगेगी, और फिर ये वाली जो कंडीशंस है वो फॉलो करता है अगर वो मटेरियल, तो हम उसको प्योर आयरन मटेरियल को हम सॉफ्ट मेटल मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके साथ में दूसरी एक चीज़ आपको और बताई थी कि अगर हम किसी मटेरियल के साथ किसी दूसरे मटेरियल को इन्वॉल्व करते हैं, यहाँ पे प्योर आयरन तो इसमें कार्बन कंटेन होता है। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग इसमें होता है कुछ परसेंट, और उसी कार्बन को हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर देते हैं जैसे। ठीक है, हाई टेम्परेचर देने के दौरान वो कार्बन क्या होता है आपका, उस आयरन में जो कार्बन होता है वो कुछ रिएक्ट करेगा, कुछ मतलब रिएक्ट करेगा। तो जो रिएक्शन के दौरान जो उनको प्योरीफाई वगैरह करते हैं, उस दौरान जो उन चीज़ों को स्टडी करते हैं और उनको हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोवाइड कराएंगे तो मैग्नेटिक प्लस डेवलप होगी, करंट डेवलप होगी, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो जो करंट डेवलप होगी तो वहाँ पे लॉस कैसा मिल रहा है हमको, वहाँ पे डेंसिटी कितनी क्रिएट हो रही है, उसकी वजह से रेजिस्टिविटी भी क्या क्रिएट होगी। ये सारी चीज़ें अगर हमारी फॉलो कर जाती है मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी को, तो हम उस आयरन प्योर आयरन को हम चेंज कर देते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स में। ठीक है, सेकेंड चीज़ हम जी, और हमारे सामने जो है दूसरी हम क्या पढ़ेंगे, सिलिकॉन आयरन एलॉय। सिलिकॉन आयरन एलॉय भी सॉफ्ट मेटल मटेरियल की तरह काम करता है। कैसे सॉफ्ट मेटल मटेरियल की तरह काम करेगा, हम सिलिकॉन जानते हैं कि सिलिकॉन ही सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ठीक, और बहुत ही अच्छा कंडक्टिविटी रखता है, और इसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इंसुलेटर के तौर पर भी हम इसको सेमी कंडक्टर मटेरियल को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सेमी कंडक्टर मटेरियल को हम इंसुलेटर की तरह यूज़ करते हैं। तो ये हमको पता है सेमी कंडक्टर मटेरियल में भी। अब अगर हम सिलिकॉन को यूज़ कर रहे हैं तो हम दो ही तरह का यूज़ कर पाते हैं ना सेमीकंडक्टर में, एक सिलिकॉन लीजिए लेंगे, सिलिकॉन प्योर तो सिलिकॉन को हम यूज़ करें, उसके साथ हम आयरन का एलॉय ले रहे हैं। अब हम आयरन के एलॉय की मात्रा को ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा करने की वजह से क्या होगा, ज़्यादा करने की वजह से हमें चाहिए कि लो एडी करंट हमको चाहिए, और हमको रेजिस्टिविटी क्या चाहिए, रेजिस्टिविटी हमको क्या चाहिए, रेजिस्टिविटी हमको लो चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो हमने प्योर आयरन में जो चीज़ देखी थी, दिखा दी मैं आपको, तो देखिए थ्योरी का सब्जेक्ट है थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पे हमने देखी थी कि हमारा फ्लक्स डेंसिटी हाई हो रही थी, तो रेजिस्टिविटी हमारी लो हो रही थी, ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे भी हमको क्या चाहिए, हमको अगर इस सिलिकॉन आयरन एलॉय जो हमारा सिलिकॉन का जो मटेरियल है उसके साथ हम आयरन का एलॉय अगर यूज़ करते हैं, तो हमको सॉफ्ट मटेरियल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, आयरन की मात्रा को हम ज़्यादा करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा हमारा, जिसकी वजह से हमारा जो लॉस एडी करंट का लॉस है वो क्या होगा, लो हो जाएगा। और लो होने की वजह से क्या होगा, जो हमारी फ्लक्स डेंसिटी होगी, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड हम लगाएंगे उसकी वजह से जो फ्लक्स डेंसिटी क्रिएट होगी, मतलब डेंसिटी क्रिएट होगी ना, तो वो हाई हो जाएगी। हाई होने की वजह से रेजिस्टिविटी लो हो जाएगी, रेजिस्टिविटी लो हो जाएगी और हाइस्टेक्स लॉस कम मिलने लगेगा।
तो ये हमारा जो फिनोमेना बन के आएगा, ये चीज़ें जो हमको स्टडी एज अ प्रैक्टिकल जो चीज़ें हमको ये सारी स्टडी की जाएंगी, उसकी वजह से हम सिलिकॉन आयरन एलॉय को सॉफ्ट मटेरियल के तौर पर यूज़ करेंगे। अब सिलिकॉन आयरन एलॉय मोस्टली हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर में, ठीक है। ट्रांसफार्मर कोर का जो डेवलप करते हैं, कोर जो हम ट्रांसफार्मर का बनाते हैं, तो वहाँ पे हम इस मटेरियल का यूज़ करते हैं, सिलिकॉन आयरन एलॉय का एज अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल इसलिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा, लो रहते हैं जब हम कैमरा बनाते हैं तो उसको हम यूज़ करते हैं, इसके इसका डेंसिटी ज़्यादा क्रिएट होती है और हमको लॉस एडी करंट लॉस कम होता है। इसी तरह जब इसकी बात करेंगे निकल आयरन एलॉय की, निकल आयरन एलॉय में भी यही चीज़ हमको ऊपर पता है कि मैग्नेट की बात करें तो कोबाल्ट निकल और आयरन, ये तो हमारे दो कोबाल्ट निकल और आयरन, ये हमारे जो क्या है कोबाल्ट और निकल, ये हमारे क्या होते हैं मैग्नेट की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। इसमें निकल और आयरन एलॉय को यूज़ किया जाता है। अगर निकल और आयरन की मात्रा को देखेंगे, इसमें हम आयरन की मात्रा को फिर ज़्यादा डालेंगे, उसमें बढ़ाएंगे उसकी मात्रा को, जिससे फिर से होगा क्या, सेम चीज़ें होंगी। जैसे चीज़ें हम सिलिकॉन में आयरन सिलिकॉन में आयरन को मिला रहे थे, तो आयरन की वजह से ये सारी चीज़ों में चेंजेस हुआ था। यहाँ पर जब निकल में आयरन को मिलाएंगे तो आयरन की वजह से सारी चीज़ें चेंज होंगी। जब आयरन की वजह से सारी चीज़ें चेंज होंगी तो हमें सेम तरीके फीचर मिलेगा कि आयरन की जो प्रॉपर्टी है वो उसी को फॉलो करेगा। तो आयरन की प्रॉपर्टी की वजह से हमें क्या मिलेगा, उसमें एडी करंट लॉस में कम मिल जाएगा, तुम्हारा कन्वर्बिलिटी हमको हाई मिल जाएगी, जिसकी ज़रूरत भी है हमको। एडी करंट लॉस हमको मिलेगा, लो मिलेगा, कन्वर्बिलिटी हमको हाई मिल जाएगी, ये ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा हमारा, इसकी वजह से जो प्रॉपर्टी हम जब चेक जब प्रैक्टिकली हम इस चीज़ को चेक करेंगे तो हमको ये मटेरियल सॉफ्ट मटेरियल की तरह वर्क करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ों को क्लियर कर दिया, यही थ्योरी यहाँ पे बुक में दिया है, एक्सप्लेनेशन आपको बुक में प्रूव नहीं दिया हुआ है, पूरी तरीके से नहीं दिया हुआ है कि कैसे रिएक्शंस होंगे, कैसे क्या चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें आपकी बुक में नहीं दी हुई है, और ना ही आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि आपको उसका रिएक्शन भी बताया जाए। प्रैक्टिकली हम उसमें अगर दो चीज़ मिला रहे हैं तो फिर क्या रिएक्ट कर रहा है, एक सिलिकॉन का एक मटेरियल और एक आयरन का मटेरियल, दोनों को एक अलॉय के रूप में हम इसको मिलाते हैं, उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है वो किस तरह की प्रॉपर्टियाँ शो करती है, ये सारी डिटेल्स जो है कि आपके सिलेबस में नहीं दी गई है, आपके बुक में सारी चीज़ें नहीं दी गई हैं, अपने थ्योरेटिकल बस इतनी ही चीज़ें दी गई हैं कि सिलिकॉन आयरन का अलॉय जो हम यूज़ करते हैं एज सॉफ्ट मटेरियल यूज़ करते हैं, उसमें बुक में इतना ही बताया गया। कैसे सॉफ्ट मटेरियल के रूप में उसको चेंज किया जाता है, ये चीज़ें मैंने आपको बताएं कि इस तरीके से हम चेंज करते हैं और ये प्रॉपर्टीज़ को हम चेक करते हैं। तो जो जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपको स्टडी जैसे कन्वर्बिलिटी जो है आपकी, एड करंट लॉस जो है आपका, हेरिडिटीज लॉस जो है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी, इसलिए यहाँ पर नहीं बताई। अगर मैं ये चैप्टर कब एंडअप होगा तो मैं आपको हेरिडिटीज कर्व जो है बी एच कर्व, हेरिडिटीज लॉस का बी एच कर्व जो है मैं आपको टोटल एक बार फिर से बता दूँगी और सारी चीज़ें एक बार और से बता दूँगी, समझा दूँगी। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ से ये सब चीज़ें देख लीजिए। और निकल आयरन एलॉय के बारे में बता दिया गया आपको, ये भी सॉफ्ट मटेरियल की तरह काम करता है। इसके साथ आता है आपका ग्रेन ओरिएंटेड शीट ऑफ स्टील, ठीक है। ये देखिए ये इलेक्ट्रिकल मटेरियल का एक अलग क्या अलग शीट तैयार की गई है इस तरह की, जो स्टील की बनी होती थी, ठीक है। और इसके लिए जो हम यूज़ करते थे क्रिस्टल स्ट्रक्चर यूज़ करते थे हम मटेरियल का, जैसे स्टील की बात की गई ना, तो हम स्टील का स्टील का उसका हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था सेमी कंडक्टर मटेरियल है, कोई भी हम मटेरियल जो इलेक्ट्रिकल में पढ़ रहे हैं उस सभी का हम कौन सा फॉर्म पढ़ते हैं, सॉलिड फॉर्म पढ़ते हैं। सॉलिड फॉर्म उसका पढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर से हमें कोई मतलब नहीं होता, हम इस चीज़ का स्टडी करते हैं, किस चीज़ की करते हैं, हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे अभी तक जितनी चीज़ें बताई गई वो सारी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बताई, यहाँ पे भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम ये ग्रेन ओरिएंटेड शीट ऑफ स्टील के लिए हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बात लिखी भी हुई है, आपको मैं दिखा दे रही हूँ फिल करके, मार्क करके, we know that the ferromagnetic material have the crystal structure, we means that they are made up of crystals, ठीक है। यहाँ अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताई गई, और इसके साथ में दूसरी लाइन आपको ये बता दी हूँ, grain oriented silicon sheet 30% silicon steel which is closed under the carefully control of conditions।
अच्छा, इसका जो प्रोसेस आपको आएगा इसमें हम इसका यूज़ करेंगे, ये जो लाइन है आपकी, इसमें देखिए यूरेनियम सीड बनाने के लिए हम सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। सिलिकॉन और स्टील का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3% अगर हम मान लीजिए एक रेशियो में इसको हम डिवाइड करके चलते हैं, जैसे कि हम इसमें 3% जो हम लेते हैं सिलिकॉन का लेते हैं और 2% जो हमारा रहता है वो हम लेते हैं स्टील स्ट्रक्चर का। इन दोनों की एटम के क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं और उसी स्ट्रक्चर से हम इसको एज अ जो इनको डेवलप करने का जो प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम इसको डेवलप करते हैं पर्टिकुलर कंडीशंस जो रहती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा वो कंडीशंस क्या होंगी वो भी आगे आपको बताया जाएगा। एक सेकेंड, एक अच्छा, ये जो लाइन आपकी लिखी है, द ओरिएंटेड मटेरियल वुड नॉट बी डीपर एज वेल एज नॉन ओरिएंटेड मटेरियल ड्यू टू द डायरेक्शनल नेचर ऑफ द मैग्नेट। देखिए, ये जो शीट आपकी बनती है ना, ये जो शीट आपकी बनती है जब हमारे पास ग्रेट ओरिएंटेड शीट ऑफ स्टील का जब डेवलप हुआ, जो हमने इसको डेवलप किया तो उसके बाद हम दो चीज़ और डेवलप की थी। एक चीज़ थी आपकी कोल्ड, एक चीज़ आपकी थी कोल्ड रोल। एक सेकेंड, तो यहाँ पे जब हमारे ओरिएंटेड शीट जो हम बने डेवलप की, इसमें हमने 3% सिलिकॉन लिया और 2% आपका स्टील का आइटम्स को यूज़ किया, उनके स्ट्रक्चर को यूज़ किया एट अ पर्टिकुलर कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, वहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, जब इसको हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। ये जो आपको दिखाती रही हूँ दो चीज़ें क्या क्या आती हैं। एक चीज़ तो आपकी आ जाती है कोल्ड रोल्ड ग्रेट ओरिएंटेड शीट आ जाती है और सेकेंड एक आ जाती है कि कोल्ड रोल नॉन ग्रेन ओरिएंटेड शीट। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि द टेक्निक यूज फॉर द ग्रेन ओरिएंटेड शीट, जो ये शीट बनाई जाती है ना उसके लिए हम दो तरीके का इस्तेमाल करते हैं। एक कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन शीट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें हम सिलिकॉन और क्या कहते हैं आयरन, ठीक है, आयरन दोनों ही मटेरियल को लेते हैं और एक ही रेशियो में लेते हैं। जैसे कि दोनों का रेशियो मान लीजिए कि जैसे एक ही रेशियो कहने का मतलब है, अगर हम सिलिकॉन का एक आइटम लेंगे तो आयरन का भी हम एक ही आइटम आइटम लेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए अगर हम आयरन का 3 आइटम ले रहे हैं तो हम सिलिकॉन को भी उसी रेशियो में करना, क्योंकि हम उसके जो पार्ट्स उसकी जो वैल्यूज़ होगी ना एक रेशियो में ही बनेगी। ठीक है, अच्छा, इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है, इस प्रोसेस के दौरान जो आपका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान दौरान जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती है आयरन की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, सिलिकॉन की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी उससे आयरन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, सेम रेशियो में होने के बाद भी। लेकिन यहाँ पे चीज़ लिखी भी हुई है, एक सेकेंड, ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है cold rolled grain oriented silicon seed. The addition of the silicon in iron in the right proportion with the help of the certain manufacturing process significantly improves the magnetic and electrical properties of iron. अच्छा, तो क्या जब जब हम सेम रेशियो में रखेंगे तो जब हम इनके सेम स्ट्रक्चर को सेम रेशियो में रखेंगे और रिएक्शन शुरू होगा इनका, तो जो जो प्रॉपर्टीज़ आयरन अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जितनी होगी उनको भी इंक्रीज करेगा और साथ ही जैसे सिलिकॉन के साथ स्ट्रक्चर को कंबाइन किया जा रहा है और सिलिकॉन हमारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पूरी तरह गुड कंडक्टर का भी काम करता है। तो उसके साथ जो जो प्रॉपर्टी उसकी होंगी उसी प्रॉपर्टी के साथ आपकी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल बोथ प्रॉपर्टी हमारी सेम रेशियो में इंक्रीज करेगी। मतलब कहने का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इंक्रीज कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही इंक्रीज करेगी। मान लीजिए आपकी मैग्नेटिक प्लस की दो लाइनें पास हो रही हैं अगर किसी मटेरियल में से, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की भी दो ही लाइन पास होंगी, दो ही लाइन्स पास होंगी इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी। ठीक है, मतलब कि मैग्नेटिक प्लस की अगर हम बात करें तो अगर वो दो लाइन पास होंगे उसके, तो इलेक्ट्रिकल प्लस के भी दो ही लाइन उस मटेरियल से पास होंगे। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें क्या होगी, जो 19th सेंचुरी हमारी आई थी तब इसकी डिस्कवरी की गई थी, डिस्कवरी हुई थी जिसमें हमने देखा था कि सिलिकॉन और आयरन के सिर्फ इम्प्रूव से जो रेजिस्टिविटी इनकी क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। जैसे हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं जब हमारा 19th सेंचुरी
का एंड अप होने लगा था। जब हमारी इस सीट की ये सीट डेवलप की गई थी, यहाँ पे सेकंड लाइन नीचे लिखी हुई है at the end of the 19th century, it was discovered that the addition of the silicon to iron significantly improves the resistivity of iron, and so silicon sheet or what we know today the electrical sheet was developed. क्या लिखा हुआ मतलब लिखा यही चीज़ बताई गई आपको। जो 19th सेंचुरी हमारा खत्म होता है उसके बाद हमारा क्या डेवलप हुआ था, उसके बाद हमने क्या किया था, जब सिलिकॉन सीट को हम आयरन सीट के साथ आयरन के एटम्स के साथ मर्ज देखे मिलाए स्टडीज को शुरू की गई, तब उसमें देखी गई रेजिस्टिविटी जो थी सिलिकॉन को मिलाने की वजह से आयरन की क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी आयरन की। ठीक है, रेजिस्टिविटी जो है आपकी इंक्रीज हो रही थी। जिस वजह से ये जो आपका ये शीट थी वो पूरी जब डेवलप की गई तो उसमें जितनी भी चीज़ें देखी गई, हैशेस लॉस, एडी करंट हमारा कम हो रहा था, रेजिस्टिविटी हमारी हाई हो रही थी, हैशेस लॉसेस हमारे कम मिल रहे थे। ये सारी चीज़ें देखी गई तो ये जब उसको चेक किया गया तो देखा गया कि ये पूरा मटेरियल हमारा जो है एक अलग से क्या चीज़ है, जैसे सॉफ्ट मटेरियल में भी आप पढ़ रहे सॉफ्ट मटेरियल के अंदर ही है, मतलब अलग टाइप का है। सॉफ्ट मटेरियल की रेसिपिटी आपकी लो जा रही थी, पर इसमें रेसिपिटी आपकी क्या हो रही है, हाई जा रही है। तो रेसिपिटी आपकी हाई जा रही थी। ठीक है, तो यही एक चीज़ देखी गई, इस चीज़ में रेसिपिटी आपकी हाई चली जा रही थी, हम इसको मिला रहे थे। और सॉफ्ट मटेरियल की अगर बात करें प्योर आयरन की रेसिपिटी हमारी लो चली जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें स्टडी के दौरान देखी गई थी इनके अंदर। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आपका यहाँ पे क्या है, हाँ, इट इज़ नॉट ओनली दी ब्रॉट डाउन दी एडी करंट लॉसेस इन शीट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और चीज़ देखा गया कि इसमें जो एडी करंट लॉस था हमारा वो कम हो, मतलब कि वो ज़्यादा नहीं हो रहा था, बट उस वहाँ पे जो सॉफ्ट मैथमेटिक्स हम प्योर की बात करें उसमें हमारा ये फिर हम निकल आयरन लॉय की बात कर लें, या हम उसकी क्या कहते हैं सिलिकॉन आयरन लॉय की बात करते हैं, इन दोनों जगह पे हमारी रेजिस्टिविटी क्या हो रही थी, एडी करंट लॉस हमारा क्यों हो रहा था, लो हो रहा था, मतलब यहाँ पे एडी करंट लॉस को उतना गिरता हुआ देखा नहीं गया। हम्म, हम्म, अच्छा अच्छा एक पॉइंट एकदम सेम ही था दोनों में कि यहाँ पे जो परमेबिलिटी थी आपकी वो सॉफ्ट मटेरियल में, चाहे वो प्योर आयरन हो, चाहे वो आपका क्या हो, वो हो आपका क्या कहते हैं सिलिकॉन SiFe एलॉय हो, चाहे वो निकल आयरन एलॉय है, इन सब में परमेबिलिटी हाई थी, और इस मटेरियल में भी मैग्नेटिक परमेबिलिटी हाई ही मिली थी। ठीक है, तो ये सारी जो रिएक्शन के दौरान ये सारी चीज़ें जो आपकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड रिडक्शन ऑफ द मैग्नेटोस्टैटिक वाज ऑब्जर्व्ड। ये सारी चीज़ें आपको की रिएक्शन के दौरान ये सारी चीज़ें देखी गई थी वहाँ पे जब स्टडीज़ की गई थी। इसके बाद फोर्थ लाइन आपकी जो यहाँ पे है वो आपकी बिहेवियर को लेके बताएगा, वो अभी आपको आगे बता दूँ बिहेवियर का किस तरह का। अच्छा, ये आपको समझ में ये समझ में आपको आ गया होगा कि आपका जो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि आपका ये कोल्ड कोल्ड रोलिंग ग्रेन ओरिएंटेड शीट की वर्क कैसे कर रही है। इसके अंदर क्या वर्क कर रही है, वो एक शीट है जिसमें हम आयरन की और आपकी सिलिकॉन की सेम मात्रा लेते हैं, और जो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आयरन की इंक्रीज होती है उतनी ही सिलिकॉन की भी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी सेम बेस पे इंक्रीज कर दी। जैसे कि अगर परमेबिलिटी आपकी बढ़ेगी किसकी, मैग्नेटिक मटेरियल्स की, मतलब कि जैसे कि आयरन की इंक्रीज करेगी तो उधर से रेजिस्टिविटी आपकी उसकी इलेक्ट्रिक सिलिकॉन की इंक्रीज करेगी। तो हर चीज़ें एक रेशियो में इंक्रीज करेगी और सेम रेशियो में इंक्रीज कर रही थी। और यहाँ पे एक जो सबसे डिफरेंट चीज़ जो देखी गई थी वो क्या देखी गई थी, वो ये आपकी देखी गई थी कि जो हमको आप जब हम लोग सॉफ्ट मटेरियल्स पढ़ रहे थे तो हम देख रहे थे कि हमको उसमें रेजिस्टिविटी लो मिल रही थी, पर इसमें हमको रेजिस्टिविटी हाई मिल रही थी। ठीक है, कोल्ड कोल्ड रोल्ड ग्रेट ओरिएंटेड शीट में हमको रेजिस्टिविटी हाई मिल रही थी। जिसमें कोरोसिव फोर्स हमको लेस मिल रहा था, मैग्नेटिक रेजिस्टिविटी हाई मिल रही है। इसमें कोरोसिव फोर्स की अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है, मतलब इसमें भी फ्लक्स की वजह मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वो हमको हाई परमेबिलिटी जो उसमें भी हाई मिल रही थी, हमको सॉफ्ट मटेरियल में प्योर आयरन के अंदर भी हाई मिल रही थी, और हमको निकल आयरन अलॉय के अंदर भी हाई हाई मिल रही थी,
और एक हमने और एक पढ़ा है जो सिलिकॉन आयरन एलॉय, इसके अंदर भी हमको परमेबिलिटी हाई मिल रही। तो और इस यहाँ पे भी हमको परमेबिलिटी हाई मिल रही। तो जो अलग से डिफरेंट जो हमको चीज़ वो एक मिली थी वो कि यहाँ पे एडी करंट लॉस हमको बहुत कम मिल रहा था, वहाँ पे हमको भी एडी करंट लॉस हमको मिलता था। तो यहाँ पे एक तरीके से एडी करंट लॉस डाउन नहीं हो रहे थे, कांस्टेंट पे ही था। तो कम कम डिक्रीजमेंट हो रहा था इसका, बल्कि सॉफ्ट मटेरियल में ज़्यादा डिक्रीजमेंट हो रहा था इसका। तो यहाँ पे एक चीज़ यही चीज़ हमको सबसे सही दिखती है, रजिस्टिविटी थी यहाँ पे हमको हाई मिल रही थी। तो इसकी वजह से ये मटेरियल आपका इलेक्ट्रिसिटी में और अच्छे से ज़्यादा यूज़ करने लगा, आने लगा। ठीक है, इसके अब इसके हम पढ़ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं सी आर जी ओ होता है इसका स्मॉल नेम, कोल्ड रोलिंग ग्रेन ओरिएंटेशन। ठीक है, सी आर जी ओ इट इज़ अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल एंड हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। ठीक, इसके सॉफ्ट मटेरियल के अंदर ही ये आता है, अलग से नहीं है, उसी के अंदर ही है। उसका एक टाइप थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ। ठीक है, एक टाइप में थोड़ी सी, हर टाइप में जैसे डिफरेंस कुछ ना कुछ चीज़ें होती है, उसी तरह ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, इसमें हम पढ़ दे रहे हैं आपके हाई मैग्नेटिक रिपरमेबिलिटी। ठीक है, रिड्यूस दी मैग्नो मैग्नेट ऑस्ट्रिलेशंस। ठीक है, अच्छा हाई रेजिस्टिविटी मिल जाता है इसके अंदर हमको। लो लॉसेस मिलते हैं, कैसे लो लॉस, एडी करंट लॉस वगैरह लो होता है। हाइस्टिक लॉस किसी भी फिनोमेना में मैग्नेटिक फील्ड के अगर कम मिलेगा तो वो कोई भी मटेरियल हो वो मैग्नेटिक, अगर वो मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है, हाइस्टिक लॉस में कम मिलता है तो बहुत अच्छा वर्क करेगा। ठीक है, एज मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक, चलिए यहाँ तक ये चीज़ हो गई, आगे थोड़ा चलते हैं। एप्लीकेशन आपको बता देते हैं कि आपको ये सॉफ्ट मैटी मटेरियल कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, सॉफ्ट मैटी मटेरियल। तो ये एप्लीकेशन आपको बता दिया जा रहा है कि सॉफ्ट मैटी मटेरियल कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। देखिए बेसिकली दो जगह पे यूज़ किया जाता है आपको सॉफ्ट मैटी मटेरियल का। एक सेकेंड, सॉफ्ट मैटी मटेरियल, तो हमारा बताया जाएगा कि सॉफ्ट मैटी मटेरियल के बारे में। तो सॉफ्ट मैटी मटेरियल आपका जो होगा वो बेसिकली कई जगह पे यूज़ किया जाता है। पहले सबसे पहले हम जान सकते हैं एसी एप्लीकेशंस में और डीसी एप्लीकेशन, दो तरह के एप्लीकेशन में मेनली यूज़ कर लिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इस बात को मैं पढ़ भी दे रही हूँ यहाँ पे। देयर आर द मेनली टू शॉर्ट एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट मैटी मटेरियल्स। पहला क्या है, एसी एप्लीकेशन एंड डीसी, मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट के एप्लीकेशन में यूज़ किए जाते हैं, और डीसी एप्लीकेशन मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट अल्टरनेटिंग करंट से चलते हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है, और जो डायरेक्ट करंट से चलते हैं वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। अब अलग अलग बताया जाएगा कि कहाँ पे और कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट वाला लिखा हुआ है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ये डीसी एप्लीकेशंस में कहाँ यूज़ किए जाते हैं। देखिए मैं यहाँ पे पढ़ दे रही हूँ आपका। The material is magnetized to carry out the operation and demagnetized at the last part of the operations। ठीक, पहले वो क्या करते हैं, मैग्नेटाइज करते हैं, फिर डीमैग्नेटाइज करते हैं। उसके बाद देखिए क्या चीज़ इसमें लिखी हुई है, फॉर द मटेरियल सिलेक्शन द मेन कंसिडरेशन इज द परमेबिलिटी। सबसे पहले जब हम किसी भी मटेरियल का सॉफ्ट मटेरियल सेलेक्शन करें, सबसे पहले हम क्या चीज़ करेंगे, परमेबिलिटी। हाई परमेबिलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर गुड मटेरियल। ठीक, थर्ड नंबर देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, द यूज इन द फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो एक्टिवली सोनोडॉल्स विच इज परमानेंट मैग्नेट कैसे बनते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। एंड द मटेरियल टू मेक द पाथ ऑफ प्लस लाइन्स। अगर हम यूज़ कर रहे हैं सॉफ्ट मटेरियल का, तो ये हमको बहुत अच्छा कैसा मैग्नेटिक पाथ देंगे हमको, जहाँ पे प्लस साइन हमारी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। जैसे मैंने एक बार आप लोग को बताया था कि एसी जनरेटर बनाते समय हम उसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर डालते हैं, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम ये होता है कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि उस पर्टिकुलर कंडक्टिंग मटेरियल के आउटर चली जाती हैं, बाहर चली जाती हैं, हम सॉफ्ट आयरन कोर डालते हैं तो सारी लाइनें उस मटेरियल्स के अंदर से ही पास करती हैं, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स क्रिएट हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स क्रिएट होगा तो करंट हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होगी। वही तो यहाँ पे बता दिया है कि बताया था एसी में, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे वही चीज़ बता रहा है वो।
तो एसी में देखिए हम कहाँ-कहाँ यूज़ कर लेते हैं। एसी एप्लीकेशन में हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, मटेरियल विल ऑलवेज़ बी मोनेटाइज्ड स्ट्रेट। अच्छा, हाँ, एक चीज़ जो बहुत बारीक सा ही चीज़ है, आपको हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए। हम डीसी इंस्ट्रूमेंट में अगर हम सॉफ्ट मेटेरियल मटेरियल यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जो मटेरियल है आपका सॉफ्ट मटेरियल जो आपका वहाँ पे वो क्या करेगा, आपको मतलब एक पर्टिकुलर ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पे वो अपने आप को डीमैग्नेटाइज़ करना शुरू कर देगा। मगर एसी में जो हम आपको मैं जो बात बता रही हूँ, एसी एप्लीकेशन में जो मैंने आपको बताया भी था कि जब हम जनरेटर डेवलप को जनरेटर स्टार्ट करने लगे तो वहाँ पे जो कंडक्टर मटेरियल हमने यूज़ किया, चाहे वो हमारी कोई आयरन शीट हो, चाहे वो हमारा सिलिकॉन की प्लेट हो, कोई भी हम कंडक्टर मटेरियल ऐसा यूज़ करेंगे जहाँ हम करंट पास करा सकें। हाँ, करंट पास करा सकें, तो ऐसा चीज़ तो हमको चाहिए, मटेरियल हमको चाहिए। तो वहाँ पे जो भी शीट हम लेंगे तो शीट के पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ठीक है, अगर दोनों तरफ मैग्नेट लगा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी वहाँ से। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ डेवलप होंगी, वहाँ डेवलप होंगी जहाँ जहाँ पे या तो आप कोई वायर लो या कुछ लो, लूप कोई ऐसा चीज़ लो जहाँ पे हमको क्लोज पाथ मिले और हमारे में करंट डेवलप हो जाए। अगर कोई ऐसी चीज़ हमको नहीं मिलती है वहाँ पे, तो हम वहाँ पे 2 क्या करेंगे, मैग्नेट रखेंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी भाई। हाँ, तो जैसे कि उसमें बनाएंगे तो आपको एसी जनरेटर में, ठीक, एसी जनरेटर तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी पिछले सेमेस्टर में, पता है आपको पता होगी कि वहाँ पे हम क्या करते हैं, कंडक्टिव मटेरियल के अंदर में सॉफ्ट आयरन कोर डालते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर हम डालते हैं किसलिए, जो भी मैग्नेटिक लाइन्स होती है उनको उससे पास करने के लिए। अच्छा, वहाँ पे एक चीज़ मैंने ये भी बताई थी कि जब हम सॉफ्ट आयरन कोर डालते हैं तो वो हम वहाँ पे जो मैग्नेटिक मिला को लगातार क्या होता है, वो मटेरियल जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल पड़ा है वो लगातार क्या होता है, मैग्नेटाइज्ड ही होता है, वो डीमैग्नेटाइज नहीं होता है, ठीक है। वो लगातार मैग्नेटाइज होता रहेगा और करंट आपके यहाँ डेवलप होती रहेगी। और डीसी में क्या हो जाता है, एक समय ऐसा आता है जो वो मटेरियल, जैसे कि आप इन्वर्टर वगैरह देखो, वो मटेरियल क्या हो जाता है कि रफ होने लगता है, मतलब कुछ मात्रा पावर कम होने लगती है तो वो अपने आप को डीमैग्नेटाइज करता है। फिर हम उसे जैसे सप्लाई देके या करंट देके या किसी भी का तरीका अपना कर हम उसे दोबारा से मैग्नेटाइज करते हैं। तो ये एक बेसिक जो बहुत बड़ी डिफरेंस है कि हम डीसी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन में सॉफ्ट मटेरियल को मैग्नेटाइज करेंगे, सर्टेन टाइम्स के बाद हम उसको डीमैग्नेटाइज वो होगा, वो लास्ट पार्ट तक जब तक पहुंचेगा वो डीमैग्नेटाइज होना शुरू होगा। मगर जो आपका एसी होगा, एसी एप्लीकेशन में जब हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे उस वही सॉफ्ट मटेरियल हमेशा मैग्नेटाइज की कंडीशंस में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये बात को क्लियर भी कर दिया है, यहाँ पे लिखा भी है द मटेरियल विल बी ऑलवेज इन द मैग्नेटाइज स्टेट थ्रू आउट द टाइम ऑफ ऑपरेशन, इट इज डन थ्रू बाई द बीइंग मैग्नेटाइज्ड इन वन डायरेक्शन टू अदर एज द कंटिन्यूअस साइकिल। जो पूरी साइकिल होगी उसके लगातार एक डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटाइज होता रहेगा। इसके बाद दूसरी चीज़ एक यहाँ पे लिखी हुई है कि ये सेकंड लाइन में देखिए, फॉर द मटेरियल सिलेक्शन द मेन कंसिडरेशन इज द एनर्जी लॉस इन द सिस्टम। द एनर्जी लॉस occurs because of the material is cycle around the hysteresis loop. A good material shouldn't have the small energy losses। इसमें क्या बोला है, इसमें जो भी कोई भी मटेरियल आपका होगा वो उस एसी यूज़ कर रहा है, वो मैग्नेटाइज हो रहा है आपका सॉफ्ट मटेरियल, तो उसमें क्या होना चाहिए, लगातार उसमें लॉसेस कम मिलने चाहिए। कौन सा, एडी करंट लॉस नहीं मिलना चाहिए, हाइस्टेरिसिस लॉस कम मिलना चाहिए। ये दोनों लॉस होंगे ना किसी मटेरियल में, तो ये दोनों चीज़ें हमें कम मिलनी चाहिए। पावर सप्लाई करने पे क्या होगा, देखिए देखिए यहाँ पे देखिए, इट इज़ यूज इन अ पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर। अगर हम इसको पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं तो डीसी डायरेक्ट टू डायरेक्ट कन्वर्टर में यूज़ करते हैं। इसको यूज़ कहाँ करते हैं, एसी एप्लीकेशन में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम कहाँ यूज़ करेंगे, ट्रांसफार्मर में यूज़ कर लेंगे सॉफ्ट मटेरियल को, डायरेक्ट टू डायरेक्ट कन्वर्टर में यूज़ कर लेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी यूज़ करते हैं। अच्छा, पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर जो आपका होगा, पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर, वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे, और ट्रांसफार्मर के कोर में भी सॉफ्ट मटेरियल को यूज़ करते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक मोटर्स में यूज़ कर लेते हैं, मेकिंग द पाथ ऑफ, क्या करते हैं आपको फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत स्ट्रेट करता है, उसके पास चलना है तो फ्लक्स हमारे ज़्यादा जनरेट होते हैं, और जब फ्लक्स ज़्यादा हमारे जनरेट होंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका करंट हमारे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करेगी। और वही हमको चाहिए, करंट ही चाहिए भाई, मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ कर रहा है कि हमको करंट ज़्यादा से मिल पाए। और कैसे करंट मिल पाए, जिससे जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा करंट डेवलप कर पाए। और उसके लिए हमको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी ना करना पड़े, ठीक। इसके बाद अच्छा, नॉन ओरिएंटेड, इसको जो आप बता दे रहे हैं आपको नॉन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्लिप क्या होता है। तो देखिए ऐसे यहाँ पे एक लाइन लिखी है लास्ट की, ऊपर की 2 लाइन से उतना कुछ खास मतलब नहीं है, लास्ट की लाइन देखिए, इन इन सिलिकॉन शीट इन विच सिलिकॉन और हाँ
in a silicon-based sheet in which the grain are not oriented in a one direction is known as the non-metal। मतलब कि यहाँ पे अगर हम सिलिकॉन की स्लीव ले रहे हैं और हम आयरन का भी यूज़ कर रहे हैं, मगर वहाँ पे उसके बाद भी हमको क्या नहीं हो रहा है कि वो जो हमारी जो कंडीशंस है उसको नहीं फॉलो हो पा रही है, और हमको एक डायरेक्शन में क्या नहीं मिल रहा है, मैग्नेटिक पल्स नहीं मिल रहा है ठीक से, तो वहाँ पे हम उसको बोलते हैं नॉन ग्रेड ओरिएंटेड सिलिकॉन स्लीव। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में चलिए बताते हैं। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल आपका नया टॉपिक शुरू हो गया है। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल बोलने बता रही हूँ। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, इसमें यहाँ पे लिखा, पहले एक पढ़ देते हैं फिर समझाते हैं आपको। The first one, the hard magnetic materials we have known the certain terms, they are as follows। पहली चीज़ तुमको जो याद रखनी है, सुनो, ये मैग्नेटिक मटेरियल, अरे सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में भी याद रखनी है और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में भी याद रखनी है। सबसे पहले कोरोसिव फोर्स को हमको याद रखना है। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की कोरोसिव फोर्स कैसे होगी, दिखा भी हो, splitting of the ferromagnetic materials to hold up the resistive of पेरिफेरा और मैग्नेटिक फील्ड विदाउट द गेटिंग ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन होने के विदाउट मतलब डीमैग्नेटाइज हमारा मटेरियल डीमैग्नेटाइज नहीं कर रहा, उसके बावजूद डीमैग्नेटाइज ना हो, इसके पहले हमारा कोरोसिव फोर्स, वहाँ पे जो कोरोसिव फोर्स हमको मिलेगा क्या करेगा, होल्ड द रेजिस्ट एक पेरिफेरस मैग्नेटिक फील्ड, एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा जो क्या करेगी, काफ़ी रिजिड होगी, मतलब कि एक ऊंचा आप कह सकते हैं, और मतलब कह सकते हैं अगर एक पाँच टेस्ला की अगर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है तो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही, मतलब कि वो फील्ड हमारी क्या होगी, डीमैग्नेटाइज होने के पहले ही डेवलप हो जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए कि रेजिस्टिविटी और परमेबिलिटी और परमेबिलिटी, एक कहाँ चला गया कौन सा, हाँ यहाँ पे देखिए, retentivity, retentivity or permeability, magnetic or the mainly classified as the base of the magnetic corrosive force to the two subdomain of hard magnetic material और soft magnetic material। अच्छा ठीक, एक चीज़ अब आपको मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन में आगे बढ़ूँ। पहली एक ये, सर सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज दोनों होता है, और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल डीमैग्नेटाइज होता है खाली, और डीमैग्नेटाइज के होने के पहले ही वो अपनी मटेरियल्स को परमानेंट मैग्नेट बना देता है, और एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है जो काफ़ी स्ट्रांग होती है, जैसे कि काफ़ी स्ट्रांग वो फील्ड डेवलप कर लेता है अपने आप को डीमैग्नेटाइज करने से पहले ही। तो पहले मैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में आपको ये चीज़ बताना था, मैं ये बता दी। अब इसकी आगे की चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू।